हेलो एवरीवन। तो आज का जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड बायोलॉजी का जो सिलेबस चल रहा था उसके अकॉर्डिंग आज हम पढ़ने वाले हैं पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उत्तक क्या होता है? समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जो कार्य और संरचना में भी क्या हो, समान, वो क्या रहेगा? उत्तक। उत्पत्ति क्या रहेगी? समान, और कार्य और संरचना भी क्या रहेगा? समान रहेगा, तो क्या रहेगा? उत्तक। उत्तक शब्द किसने दिया? पादपों के लिए एन गुरु ने और जंतुओं में विचेट ने। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। पादप क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, वृद्धि ग्रो करते हैं, और जंतु क्या करते हैं? जो जंतु होते हैं चैट करते हैं, व्हाट्सअप चैट करते हैं ना। इस तरीके से चैट करने का काम जंतुओं का, ग्रो करने का पादपों का। अच्छा, उत्तक जो होता है दो प्रकार का पढ़ेंगे हम, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक मेरिस्टेम बोलते हैं इसको। स्थायी उत्तक हम देखेंगे कि तीन प्रकार के होगा, सरल उत्तक, जटिल या संवहन उत्तक, और विशिष्ट या स्रावी उत्तक। जटिल संवहन उत्तक में हम जाइलम और फ्लोएम को पढ़ेंगे, और सरल उत्तक में हम देखेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को। अच्छा, जो पैरेन्काइमा होते हैं उसको मृदुतक बोलते हैं, कोलेनकाइमा स्थूल कोणोतक, और स्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ उत्तक। पैरेन्काइमा में हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, सरल मृदुतक, हरित मृदुतक, वायु मृदुतक। वायु मृदुतक को बोलते हैं एरेन्काइमा। क्षण मृदुतक जिसको प्रोजेन्काइमा बोलते हैं, ईडियोब्लास्ट या विचित्र प्रकार का मृदुतक पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्थूल कोणोतक में स्तृत प्रकार का, कोणीय और नलिकीय, और दृढ़ोतक में आ जाएगा स्क्लेरिड और फाइबर। अब ये पूरा जो सिलेबस में हम अपना इसी को कंप्लीट करेंगे। पादप उत्तक में इन सबको देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं विभज्योतक। विभज्योतक शब्द दिया था नागेली ने, नागेली ने दिया। अब इनमें क्या होता है देखिए, अंतरकोशिकीय स्थान हो गया, द्वितीयक भित्ति परत है, रिक्तिकाएं हैं, स्थूलन है, ये सभी किसमें? इनमें अनुपस्थित होती है। और संचित भोज्य पदार्थ इनमें क्या होता है? अधिक होता है। और KI अस्थिर होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है अस्थिर रहता है। कोशिकाएं क्या होती है? विभाजनशील रहती है। लवक अल्प विकसित होते हैं, प्रोटोप्लास्टिड होते हैं। अच्छा, अब हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। विभज्योतक को भी आगे कई प्रकार से बांट रखा, जैसे उत्पत्ति के आधार पर प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम में बांट दिया। स्थिति के आधार पर एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल। वहीं कार्य के आधार पर प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम में विभक्त कर दिया। वहीं विभाजन तल के आधार पर इसको रिब, प्लेट और मास में विभाजित कर दिया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो प्रोमेरिस्टेम होते हैं वो प्रारंभिक विभाजनशील कोशिकाएं होती है, और इसमें इनका एग्जाम्पल जैसे जायगोट कोशिका होगी, एम्ब्रियो कोशिका जो होगी। प्राइमरी जो विभाजनशील जो कोशिका रहेगी वो प्रोमेरिस्टेम में आ जाएगी। और प्राइमरी जो मेरिस्टेम है इनकी उत्पत्ति प्रोमेरिस्टेम से होती है, और इनका कार्य होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाना। ठीक है, उत्पत्ति प्रोमेरिस्टेम से होगी और कार्य क्या हो गया? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाना। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा प्रोकैम्बियम। सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें तो उत्पत्ति इनसे हो जाएगी प्राइमरी मेरिस्टेम से, और द्वितीयक उत्तक ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी जो फ्लोएम होते हैं उनका निर्माण करता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। एग्जाम्पल हो जाएगा कैम्बियम। ठीक है, अब स्थिति के आधार पर देखते हैं। स्थिति के आधार पर हमने कितने प्रकार का पढ़ा? तीन प्रकार का, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ये तीन प्रकार के हैं, इसमें 4 लिख दिया। ठीक है, तो तीन प्रकार के हमने पढ़े हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल जो शीर्ष पर हो, और कार्य इसका क्या रहेगा? लंबाई में वृद्धि करना। शीर्ष पर रहेगा और इस प्रकार से लंबाई में वृद्धि करेगा। इंटरकैलरी जो होता है वो पर्णाधार या परोसंधि स्तर पर होता है। ये भी क्या करते हैं? लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये मोनोकोट में अधिक विकसित होते हैं, और इसलिए पर मोनोकोट में क्या होते हैं? अधिक लंबे होते हैं।
परिपक्व उत्तकों के मध्य मिलते हैं। ये इंटरकैलरी जो होते हैं परिपक्व उत्तकों के मध्य मिलते हैं। वहीं जो लैटरल होते हैं परिधीय स्थल पर रहेगा और इनका कार्य रहेगा मोटाई में वृद्धि करना। कार्य के आधार पर ये हो जाएगा प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म जो एपिडर्मिस का निर्माण करेगा, एपिडर्मिस का निर्माण करने का कार्य रहेगा प्रोटोडर्म का। फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम से निर्माण किसका होगा, कैम्बियम का, प्राइमरी जाइलम का और प्राइमरी फ्लोएम का। फिर है ग्राउंड मेरिस्टेम, यहाँ पर ग्राउंड मेरिस्टेम देखने को मिलता है जिसका कार्य होता है भरण उत्तक बनाना। और इसमें भरण उत्तक में क्या क्या आ जाएगा, कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पित्त। तो कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पित्त बनाने का कार्य कौन करेगा, ग्राउंड मेरिस्टेम। वहीं कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम कौन बनाएगा, प्रोकैम्बियम। विभाजन तल के आधार पर ये होती है रिब या स्ट्रिप बोलते हैं, प्लेट और मास के रूप में। तो ये रिब के रूप में, छड़ के रूप में होती है, यानी इनका जो एक ही तल से क्या होता है, विभाजन होता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एंडोडर्मिस और कोर्टेक्स की परत। वहीं जो प्लेट होती है दो तल से विभाजन करती है, लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है और पर्ण समान संरचना बनती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पर्ण विभजोतक। वहीं मास या समूह की बात करें तो दो से अधिक तलों में विभाजन होगा और इसमें एग्जाम्पल एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म होता है भ्रूणपोष, उनमें दो से अधिक तलों से विभाजन होता है और वो किस प्रकार का है, ये मास प्रकार का। इसके बाद देखते हैं अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये दो प्रकार की रहेगी, शूट अपेक्स और रूट अपेक्स। शूट अपेक्स इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एपिकल सेल थ्योरी, जो किसने दी, नगेली और हाफमिस्टर ने। एपिकल सेल बारंबार विभाजन द्वारा से शरीर का निर्माण करता है, केवल निम्न वर्ग के पादपों में ये मान्य है। अच्छा, यदि किसी अग्रक या एपेक्स में 256 कोशिकाएं पाई जाती है तो इसे बनाने के लिए कितने विभाजन की आवश्यकता रहेगी। तो विभाजन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एपेक्स है उसमें जितनी सेल होगी उसमें से एक कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 255। और वहीं यदि उत्तक परत की बात करें तो उत्तक परत में आ जाएगा 2 की पावर n। 256 है, 2n बराबर 256 है तो 2 की पावर 8, तो 8 विभाजन की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, एपेक्स में तो क्या रहेगा, कुल सेल -1 और उत्तक परत की बात करें तो 2 की पावर n, जो n का मान रहेगा वही उतने ही क्या रहेंगे, विभाजन रहेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। पहली होगी एपिकल सेल थ्योरी जो नागेली हाफमिस्टर ने दी है। दूसरी है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो किसने दी है, स्मिथ ने। ये अधिक मान्य है और इसमें अपनत विभाजन होता है इसमें। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो आवरण होता है उसको ट्यूनिका नाम दे दिया और आंतरिक जो भाग है उसको क्या नाम दे दिया, इसकी जो और बॉडी बच गई उसको कार्पस। इसमें संवहन उत्तक और भरण उत्तक आ जाएगा, अनुप्रस्थ विभाजन रहेगा और एक कोशिकीय मोटाई की होती है एपिडर्मिस टिश्यू और बहुस्त्रित होने पर बाह्य परत एपिडर्मिस और आंतरिक परत क्या बनाती है, कोर्टेक्स। यानी यदि ये एक कोशिकीय मोटाई, एक सेल मोटाई की रहेगी तो सिर्फ एपिडर्मिस बनेगा और यदि बहुस्त्रित हो गया तो उसमें एपिडर्मिस और कोर्टेक्स दोनों बनते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये पर्णागक होते हैं लीफ प्राइमोडियम, तो जो दो लगातार पर्णागक होते हैं उनके बीच का जो अंतराल रहता है उसको बोलते हैं प्लास्टोक्रोन। क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्रोन। इसके बाद इसका तीसरा सिद्धांत आ जाता है उत्तक जन सिद्धांत, जो किसने दिया, हैंस्टीन ने। इसमें इन्होंने 3 परत बताई है, कौन कौन सी, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। डर्मेटोजन त्वचाजन होती है, एपिडर्मिस का निर्माण होता है। पेरिब्लेम से कोर्टेक्स का निर्माण होता है और प्लीरोम से रंभ या स्टील का निर्माण होता है। उसके बाद रूट अपेक्स देखते हैं, इसमें वही सिद्धांत आ जाएंगे, एपिकल सेल थ्योरी नागेली हाफमिस्टर की सेम है। दूसरा इसमें आता है कार्पस कैपे थ्योरी जो किसने दी है, शुप ने। ये ट्यूनिका कार्पस की समान ही होती है, लेकिन जो उत्तक जन सिद्धांत होता है वही हमने शूट अपेक्स में कितनी 3 परत पढ़ी थी और इसमें अब हमें 4 परत देखने को मिलती है। कौन कौन सी, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम तो रहेगा ही, इसके साथ हमें रूट कैप और देखने को मिलेगी।
डर्मेटोजन से वही एपिडर्मिस का निर्माण, पेरिब्लेम से कॉर्टेक्स और प्लीरोम से स्टील। और यहीं पर रूट कैप और होगी जो पिस्टिया में नहीं पाया जाता, यानी जलीय जो पादप होते हैं उनमें रूट कैप नहीं पाई जाती। और यहीं पर डर्मेटोजन, ये जो डर्मेटोजन है इसी डर्मेटोजन से निर्मित होता है कैलिप्ट्रोजन का, डर्मेटोजन से निर्मित होती है कैलिप्ट्रोजन, ये कैलिप्ट्रोजन निर्माण होता है। ठीक है, इससे ही जो त्वचाजन होती है डर्मेटोजन उसी से ही इसका निर्माण होता है। इसके अलावा यहाँ पर शांत क्षेत्र क्वेसेंट जोन देखने को मिलता है जिसकी खोज की थी क्लाउज ने। इसकी कोशिका में डीएनए आरएनए की मात्रा कम होती है, ये विभाजन नहीं करती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सरल ऊतक। सरल ऊतक के हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा को। पैरेन्काइमा जो होता है पतली भित्ति युक्त जीवित ऊतक होता है। भित्ति पर किसी प्रकार के पदार्थ का निक्षेपण या जमाव नहीं होता है। समव्यासी कोशिकाएं होती है, अंतरकोशीय के स्थान उपस्थित होते हैं और बहुफलकीय होती है। अधिकतम फलक इनमें 14 देखने को मिलता है। उपस्थिति पादप के अधिकांश जीवित भाग में ये पाई जाती है। कार्य जल खाद्य पदार्थ का संचय करना, उत्प्लावकता प्रदान करना, प्रकाश संश्लेषण करना और हल्की यांत्रिक सहायता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा में पेक्टिन पदार्थ का जमाव होता है, ये पेक्टिनीकृत होते हैं। जीवित यांत्रिक ऊतक और मोटी भित्ति युक्त जीवित ऊतक होते हैं, ये जीवित होते हैं, मोटी भित्ति युक्त होते हैं। बिकॉज पेक्टिन होता है वो जल के लिए पारगम्य होता है जिससे ऊतक मृत नहीं होते हैं। उपस्थिति ये डाइकोट जो शाकी पादपों की हाइपोडर्मिस है उसमें पाए जाते हैं। कोलेन्काइमा डाइकोट शाकी पादपों में पाए जाते हैं, मोनोकोट में ये नहीं पाए जाते। लचक युक्त दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये 3 प्रकार के हो जाएगा, स्तृत यानी लैमिलर, एंगुलर यानी कोणीय और नलिकी यानी लैक्यूलर। स्तृत रहेगा, इन पर स्तर पर स्पर्श रेखीय भित्ति स्थूलन पाया जाएगा। और जो एंगुलर रहेगा वो कोणीय स्थूलन कोणों पर पाया जाएगा। और नलिकी जो रहेगा अंतरकोशीय के जो स्थूलन रहेगा, अंतरकोशीय के स्थान पर जब स्थूलन होगा तो उसको बोलते हैं नलिकी या लैक्यूलर। उसके बाद हम लास्ट पढ़ते हैं स्क्लेरेन्काइमा। भित्ति पर लिग्निन का स्थूलन होता है, लिग्निकृत ऊतक होते हैं, मृत होते हैं, मोटी भित्ति युक्त होते हैं। यहाँ पर कोलेन्काइमा में हमने क्या पढ़ा था, मोटी भित्ति युक्त पर जीवित है। ठीक है, पैरेन्काइमा में पढ़ा था पतली भित्ति युक्त पर जीवित है। इसके बाद हम पैरेन्काइमा के प्रकार पढ़ते हैं। सरल मृदुतक रहते हैं, हरित मृदुतक जो पादप के हरे भागों में पाया जाएगा, वायु मृदुतक या हम जिसको बोलते हैं एरेन्काइमा जो जलीय पादपों में रहेगा, उत्प्लावकता प्रदान करेगा, पत्तियों में स्पंज ऊतक के रूप में और कार्य गैसों का आदान प्रदान करना। उसके बाद है क्षण मृदुतक या प्रोजेन्काइमा, पर्णवृंत में पाया जाता है। क्षण मृदुतक किसमें, पर्णवृंत में यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं ये। और फिर है विचित्र मृदुतक या इडियोब्लास्ट जो जलकुंभी और बरगद में देखने को मिलेगा। इनकी कोशिकाओं में उत्सर्जी पदार्थ जमा होने से आकृति कैसी हो जाती है, विकृत हो जाती है। तो ये पैरेन्काइमा के प्रकार थे। उसके बाद हम देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा 2 प्रकार का रहेगा, स्क्लेरिड और फाइबर। जो स्क्लेरिड होते हैं वो गोलाकार, अंडाकार, लिग्निकृत और मृत होते हैं। ये लिग्निकृत और मृत तो दोनों ही रहेगा स्क्लेरेन्काइमा है तो, लेकिन जो स्क्लेरिड रहेगा वो गुहा संकरी रहेगी, मोटी भित्ति युक्त रहेगी। फाइबर की बात करें तो लंबी नुकीली संरचना होती, लिग्निकृत होती, गुहा संकरी होती और मोटी भित्ति युक्त होते हैं। स्क्लेरिड के प्रकार देखें तो ये होता है मैक्रो स्क्लेरिड, दाल के बीजावरण में होगा। छिलके युक्त दाल कैसी होती है, कठोर होती है। स्टोन या ग्रिट सेल कच्चे नाशपाती, चीकू, कच्चे अमरूद की फल भित्ति में। वहीं ऑस्टियोस्क्लेरिड की बात करें तो हड्डी के आकार की होती है, ऑस्टियो नाम में ही आ रहा है। और ट्राइकोस्क्लेरिड ये कैसी होती है, तंतुनुमा कोशिकाओं। अच्छा, फाइबर कितने प्रकार के हो गए, ये कास्ट फाइबर या जाइलम फाइबर होगा, और एक फ्लोएम फाइबर जिसको बास्ट फाइबर, लिब्रिफॉर्म फाइबर बोलते हैं। जो कास्ट फाइबर होते हैं, जाइलम फाइबर उसको हम पृथक नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्लोएम फाइबर होते हैं, बास्ट फाइबर होते हैं, उनका व्यावसायिक उपयोग होता है, व्यावसायिक तंतु होता है, छाल के साथ ये पृथक हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसका रहेगा फ्लोएम फाइबर का जूट, सन,
पटसन और प्रोटोलेरिया। कपास के जो तंतु होते हैं वो सेलुलोजिक फाइबर होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जटिल या संवहन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू। संपूर्ण जो ट्रैक्योफाइट्स होते हैं उन सब में पाए जाते हैं। ट्रैक्योफाइट्स में कौन कौन सा आ जाएगा? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। संपूर्ण ट्रैक्योफाइट्स में ये पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जाइलम। जाइलम जो होगा जल संवहन ऊतक, जल संवहन ऊतक होते हैं ये। अनुपस्थिति, ये अमरबेल में या अमरबेल को बोलते हैं कशकूटा या डोडर प्लांट, इनमें ये नहीं पाया जाता। जाइलम जो होते हैं अमरबेल, कशकूटा या डोडर प्लांट में नहीं पाया जाता। इसके जाइलम के 4 घटक होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर और मृदुतक। तो जाइलम में एकमात्र जो होता है मृदुतक वो जीवित होता है, बाकी इनके तीनों पार्ट कैसे होते हैं? मृत होते हैं। ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर मृत भाग होता है और मृदुतक कैसा होता है? जीवित। ट्रैकिड्स की बात करें तो ट्रैकिड्स जो होते हैं संपूर्ण ट्रैक्योफाइट में पाया जाता है। नाम में से याद हो जाएगा ट्रैकिड्स, ट्रैक्योफाइट्स मतलब सब में रहेगा ये, चाहे टेरिडोफाइटा की बात हो, चाहे जिम्नोस्पर्म की बात हो, चाहे एंजियोस्पर्म की बात हो। ठीक है, तो ट्रैकिड्स तो सब में रहेगा। एक कोशी के होते हैं, मोटे भित्तियुक्त होते हैं, लिग्निकृत, मृत संरचना, भित्ति स्थूलन और अंतिम भित्तियां कैसी? छिद्रित नहीं होती। ट्रैकिड्स की जो अंतिम भित्ति होती है वो छिद्रित नहीं होती। लेकिन जो वेसल्स की बात करते हैं तो अंतिम जो भित्ति होती है वो छिद्रित होती है। इनका कार्य जल संवहन का होता है, वेसल्स का। अब यहाँ पर जो वेसल्स होती है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से उपस्थिति और अनुपस्थिति से सवाल बनते हैं वेसल्स से। तो जो वेसल्स होगी अब यहाँ पर देखना अच्छे से कि किस में पाई जाएगी, ये देखना सबसे पहले। तो अधिकांश आवर्त बीजी में पाई जाएगी, लेकिन कुछ अनावर्त बीजी में भी पाई जाती है। मेनली किस में पाई जाती है? आवर्त बीजी में। ठीक है, लेकिन कुछ अनावर्त बीजी जैसे नीटोप्सीडा, जो नीटम, इफिड्रा और वेलवेशिया उसमें पाई जाएगी। मेन ये आवर्त बीजी में पाई जाएगी। एंजियोस्पर्म जो है उसी में पाई जाती है, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म में आ जाता है ये नीटोप्सीडा, नीटम, इफिड्रा और वेलवेशिया। किस में नहीं पाए जाते? अब देखो मेन ये जो है एंजियोस्पर्म में सब में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में सब में पाई जाती है, लेकिन कुछ में नहीं पाई जाती। उनका एग्जाम्पल क्या है? ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी और विंटरेसी। तो ये याद रखना है कि नीटम, इफिड्रा, वेलवेशिया में पाई जाती है और ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी और विंटरेसी में नहीं पाए जाते। ये ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी और विंटरेसी क्या है? एंजियोस्पर्म, जिसमें नहीं पाई जाएगी। और नीटम, इफिड्रा, वेलवेशिया क्या है? जिम्नोस्पर्म, जिसमें पाई जाएगी। और टेरिडोफाइटा में अधिकांश टेरिडोफाइटा में पाई ही नहीं जाएगी, लेकिन टेरिडियम और सिलेजिनेला में पाई जाएगी। ठीक है, तो अभी हम जैसे यहाँ पर बात करते हैं वेसल्स की, तो वेसल्स जो है मेनली किस में पाई जाएगी? एंजियोस्पर्म में पाई जाएगी, एंजियोस्पर्म में पाई जाएगी, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म और कुछ टेरिडोफाइटा भी है। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये निटोप्सिडा जो समूह होता है नीटम, इफिड्रा, वेलवेशिया में, और टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडियम और सिलेजिनेला में, इसमें पाई जाती है। और एंजियोस्पर्म में अधिकांश पाई जाती है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म जैसे ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी और विंटरेसी में नहीं पाई जाती। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लोएम। फ्लोएम खाद्य संवहन ऊतक होता है। घटक इसके 4 होते हैं। सहचर कोशिका जिसको कंपेनियन सेल बोलते हैं, चालनी अवयव, इसमें चालनी कोशिका और चालनी नलिका आ जाएगी। चालनी अवयव में चालनी कोशिका और चालनी अवयव। दूसरा फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम फाइबर। तो ये 4 हो गए, सहचर कोशिका, चालनी अवयव, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम फाइबर। तो इसमें चालनी अवयव में चालनी कोशिका और चालनी नलिका। सहचर कोशिका को बोलते हैं कंपेनियन सेल। अब इसमें एकमात्र जो फाइबर होता है वो मृत होता है, बाकी सभी क्या होता है? जीवित। एक चीज याद रखनी है कि जो फ्लोएम मृदुतक होता है वो मोनोकोट तने में नहीं पाया जाता। फ्लोएम मृदुतक मोनोकोट तने में नहीं पाया जाता। ये पाया जाता है, नहीं पाया जाता, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अच्छे से याद रखना
कि जो मोनोकोट तना होता है उसमें फ्लोएम मृदु तक नहीं पाया जाता। सहचर कोशिका पढ़ते हैं सबसे पहले। कंपेनियन सेल केवल एंजियोस्पर्म में, ठीक है, एक कोशिकीय और कैसी होती है, जीवित। वहीं जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो इनमें इसके स्थान पर, सहचर कोशिका के स्थान पर एल्बुमिनस कोशिका पाई जाती है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में। कार्य क्या हो गया, चालनी नलिका को खाद्य संवहन में मदद करना। तो ये चालनी नलिका की, सहचर जो कोशिका है चालनी नलिका की सहायता करती है, खाद्य संवहन में सहायता करती है। केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाएगी, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा में एल्बुमिनस कोशिका के रूप में रहेगी। उसके बाद चालनी नलिका, ये भी केवल एंजियोस्पर्म में रहेगी, नलिकाकार होती, केंद्रक नहीं पाया जाता इसमें। अपरिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक उपस्थित होता है, परिपक्व में नहीं होता। तिर्यक पट पाए जाते हैं, चालनी छिद्र उपस्थित होते हैं, छिद्र पर कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाते हैं जिसको कैलोज कहते हैं, जो वसंत ऋतु में घुल जाते हैं। खाद्य संवहन इसका कार्य होता है। उसके बाद चालनी कोशिका सभी ट्रैक्योफाइट्स में, और एक केंद्रक युक्त होती है। चालनी कोशिका में केंद्रक होता है, चालनी नलिका में नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं चालनी जो कोशिका होती है वो सब में होती है, मतलब टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों में होती है। और इधर जाइलम में हमने पढ़ा था ट्रैकिड्स, जो संपूर्ण ट्रैक्योफाइटा में मिलती है। इसके बाद देते हैं जाइलम के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम की उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है और सेकेंडरी जाइलम की उत्पत्ति कैम्बियम से होती है। प्रोकैम्बियम ये पहले बनते हैं, प्राइमरी जाइलम ये बाद में बनते हैं, कम लिग्नीकृत होते हैं। सेकेंडरी जाइलम अधिक लिग्नीकृत होता है। प्राइमरी जाइलम में सरल स्थूलन होता है, जबकि सेकेंडरी जाइलम में अधिक स्थूलन होता है। वहीं ये प्राइमरी जाइलम कम कठोर होते हैं, सेकेंडरी जाइलम अधिक कठोर होते हैं। संरचना के आधार पर ये होते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम की बात करें तो संकरा होता है, पहले बनते हैं, कम लिग्नीकृत होते हैं, सरल स्थूलन होता है और कम कठोर होते हैं। वहीं मेटाजाइलम की बात करें तो चौड़ा और बड़ा होता है, बाद में बनते हैं, अधिक लिग्नीकृत होते हैं, जटिल स्थूलन होता है और अधिक कठोर होता है। प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर इनका प्रकार, तो ये बाह्य आदिदारुक यानी जिसको बोलते हैं एक्सार्क, मध्य आदिदारुक या मीजार्क और अंत आदिदारुक एंडार्की। प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर है। प्रोटोजाइलम यदि बाहर रहेगा तो इसको बोल देते हैं एक्सार्क। प्रोटोजाइलम यदि मध्य में है तो इसको बोल दिया मीजार्क। प्रोटोजाइलम यदि अंदर की साइड है तो इसको बोल दिया एंडार्क। इनके एग्जाम्पल, एक्सार्क का एग्जाम्पल है रूट, मीजार्क रहेगा टेरिडियम के प्रकंद और रैकिस में, और एंडार्क रहेगा स्टेम में। एंडार्क का एग्जाम्पल क्या है, स्टेम। दूसरा 4 नंबर का इनका विभाजन है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय प्रकार का। जो हमने ये बाह्य आदिदारुक पढ़ा है एक्सार्क, वो अभिकेंद्रीय में आ जाएगा, और जो अपकेंद्रीय में है ये मीजार्क और एंडार्क का दोनों आ जाएगा अपकेंद्रीय प्रकार का। यानी अभिकेंद्रीय डेवलपमेंट यदि बाहर से अंदर की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय, और डेवलपमेंट यदि केंद्र से परिधि की ओर हो तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय। तो उत्तक हमारा यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाता है, जो उसका क्लासिफिकेशन है सब कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तक तंत्र अकॉर्डिंग टू शेक। शेक ने जो उत्तक तंत्र का क्लासिफिकेशन किया वो किस प्रकार से किया, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मल में कौन कौन से आ जाएगा, जो एपिडर्मिस वाला पार्ट आ जाएगा, इसमें कौन कौन सा, एपिडर्मिस या इसको बोलते हैं एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर। उसके बाद क्यूटिकल, एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मल स्पेशल सेल और एपिडर्मल पोर, ये सभी एपिडर्मिस में ही देखने को मिलती है। तो एपिडर्मिस वाला जो सब कुछ पार्ट है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आ जाएगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में अपन पढ़ेंगे कोर्टेक्स वाला पार्ट। कोर्टेक्स के 3 पार्ट पढ़ेंगे, हाइपोडर्मिस, मिड कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। उसके बाद है पेरिसाइकिल और पिथ। वेस्कुलर में वेस्कुलर बंडल पढ़ लेंगे। अब ये यहाँ पर ये दिखा रखा है, जो हमने ये एपिडर्मल वो पढ़ा था, इसमें एपिडर्मिस रहेगी, फिर क्यूटिकल
उस पर क्यूटिकल का आवरण, ये क्यूटिकल है वो जड़ में अनुपस्थित रहती है। हेयर पढ़ेंगे, हेयर होते हैं उनमें पोर पाए जाते हैं और स्पेशल सेल होती है। तो ये सारे प्रकार एपिडर्मल का हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि भरण ऊतक जो है उसमें कोर्टेक्स होता है। कोर्टेक्स के 3 पार्ट, हाइपोडर्मिस, मिड कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। ये कोर्टेक्स का वाला पार्ट आ जाता है, हाइपोडर्मिस, मिड कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस होती है उसमें सुबेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन जो पट्टिका देखने को मिलती है एंडोडर्मिस में। ये आगे पढ़ लेंगे इसको डिटेल से। और उसके बाद है स्टील, जिसको हम बोलते हैं रंभ। ये रंभ में कौन कौन सा पार्ट आ जाता है? एक तो ये पूरा वैस्कुलर बंडल आ जाएगा अंदर का। उसके बाद ये पेरिसाइकिल आ जाएगी। अंदर की साइड का ये पिथ और ये पिथरेज, ये पूरा स्टील बनाता है। तो ये रंभ का भाग होता है। रंभ में ये पेरिसाइकिल, पिथ और पिथरेज और साथ ही वैस्कुलर बंडल वाला ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है, रंभ कहलाता है। इसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, सबसे बाहरी जो एक कोशिकीय परत होती है वो एपिडर्मिस रहेगी। लेकिन नीरियम जो होती है, लीफ कनेर, उसमें बहुस्तरित होती है और सामान्यतः मृदुतक से बनी होती है। ये जड़ एपिब्लेमा, पिलीफेरस लेयर, एपिडर्मिस पर मूल रोम उपस्थित। जो जड़ होती है उसकी जो एपिडर्मिस होती है उसको बोलते हैं एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर, और उस पर क्या होते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। तने की जो एपिडर्मिस रहेगी वो कैसी होती है? बहुकोशी के रोम होते हैं तने पर, और उसको क्या उस पर ट्राइकोम, बहुकोशी रोम को बोलते हैं ट्राइकोम। तो ये कैसे होते हैं? बहुकोशी के ट्राइकोम तने पर उपस्थित होते हैं, ट्राइकोम तने पर। पत्ती, पत्ती में जो होती है ये एपिडर्मिस क्यूटिकल से आवृत होती है। जीरोफिटिक पादप की जो पत्ती होती है उनकी एपिडर्मिस क्यूटिकल से आवृत रहती है। कार्य आंतरिक भाग की सुरक्षा करना। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूटिकल। क्यूटिन पदार्थ की परत होती है, सिर्फ वायवीय भागों में पाई जाती है। जीरोफिटिक पादपों में अधिक मोटी हो जाती है। ये ना तो जड़ में पाई जाती है, जड़ हम बोल सकते हैं भूमिगत जो भाग है उसमें अनुपस्थित होती है। कार्य आंतरिक भाग की सुरक्षा करना और वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का कार्य होता है क्यूटिकल का। उसके बाद एपिडर्मल हेयर, रोमिल संरचना होती है। एक कोशिकीय रोम जो होते हैं, मूल रोम, ये क्या करते हैं? एपिडर्मल सेल का विस्तारण होता है। केंद्रक विहीन होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते और जल अवशोषण का कार्य करते हैं। और बहुकोशिकीय रोम जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। ट्राइकोम किसमें? तने में। तो तने की एपिडर्मिस में, याद रखना, ट्राइकोम किसमें? एपिडर्मिस में, और किसकी? तने की में। सुरक्षा करना और तापक्रम से बचाना इसका कार्य होता है। उसके बाद है विशिष्ट रोम, जैसे ग्रंथिल रोम है तंबाकू में, दंशक रोम यूट्रिका में, पाचक रोम कीटाहारी पादपों में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एपिडर्मल स्पेशल सेल। माइरोसिन जो कोशिकाएं होती है, माइरोसिन पदार्थ पाए जाते हैं। आंख और त्वचा में से जलन होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सरसों में। तो सरसों में क्या पाई जाती है? माइरोसिन कोशिकाएं। लिथोसाइट खनिज क्रिस्टल युक्त कोशिकाएं होती है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं इसमें, और एग्जाम्पल हो जाएगा बरगद, जलकुंभी और बालसम। लिथोसाइट का एग्जाम्पल है ये बरगद, जलकुंभी, बालसम। खनिज क्रिस्टल युक्त कोशिका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। सबसे लास्ट में आती है मोटर कोशिका, ये इसको बोलते हैं बुलीफॉर्म कोशिका। सामान्य कोशिका से बड़ी होती है, स्टोमेटा के पास स्थित होती है। स्टोमेटा खुलने और बंद होने में सहायक होती है। पत्तियां कुंडलित हो जाने से वाष्पोत्सर्जन दर कम होती है। जो मोनोकोट की लीफ होती है अपर एपिडर्मिस, उसमें मोटर सेल या बुलीफॉर्म कोशिका देखने को मिलती है। एपिडर्मल पोर जो छिद्र होते हैं एपिडर्मिस पर, क्योंकि कौन कौन सी प्रकार का होगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वातरंध्र। वातरंध्र ये तने पर पाया जाता है और फलों पर उपस्थित होता है। ये वातरंध्र जो होगा निर्माण किससे होगा? द्वितीयक वृद्धि के दौरान जब एपिडर्मिस टूटने लगती है तब इस वातरंध्र का निर्माण होता है। संपूरक कोशिकाएं हो देखने को मिलेगी इसमें जो जीवित होती है, और इनका कार्य क्या होता है? गैस एक्सचेंज। वातरंध्र का कार्य है ये
जो वातरंत्र का जो कार्य गैस एक्सचेंज करना और वाष्पोत्सर्जन करना। एक प्रश्न है, यदि पादप शरीर के सभी रंध्र बंद कर दिए जाए तो पादप का सबसे पहले कौन सा भाग मृत होगा? तो जड़ वाला भाग है वो सबसे पहले मृत होगा। इसके बाद है पर्णरंध्र, स्टोमेटा। इसमें देखिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक केंद्रक है, साथ ही सहायक कोशिका और ये द्वार कोशिका। अंदर की साइड दो द्वार कोशिका होती है और बाहर की साइड सहायक कोशिकाएं होती है। द्वार कोशिका में हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक होता है। जो द्वार कोशिका होती है वो दो होती है, सामान्यतः वृक्काकार होती है, किडनी के आकार की होती है। घासकुल और ग्रामीणकुल में डमरू के आकार की होती है। आंतरिक भित्ति मोटी, बाह्य भित्ति पतली होती है। केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसमें? द्वार कोशिका में। अभी जो पत्तियां होती है देखो कि कौन कौन से प्रकार की होती है। एपिस्टोमेटिक यानी रंध्र जो होता है ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। हाइपोस्टोमेटिक केवल निचली सतह पर यदि रंध्र हो, और एम्फिस्टोमेटिक जब रंध्र दोनों सतह पर हो। तब इनके एग्जाम्पल, ऊपरली सतह पर केवल जलीय पादपों में रंध्र होते हैं और लीली टाइप का इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। तो लीली जो टाइप है वो एपिस्टोमेटिक का है, जलीय पादपों में। और जो जीरोफिटिक होते हैं उसमें निचली सतह पर होते हैं यानी हाइपोस्टोमेटिक होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एप्पल यानी सेव और सहतूत प्रकार का। सेव और सहतूत, मलबरी टाइप और एप्पल टाइप। दोनों सतह पर पोटैटो और ओट टाइप हो जाएगा। मीजोफाइट इसका एग्जाम्पल। पोटैटो में निचली सतह पर अधिक होते हैं और ओट में बराबर होते हैं। पोटामोजेटिन टाइप जो स्टोमेटा होते हैं वो निष्क्रिय स्टोमेटा होते हैं। जल निमग्न पादपों में देखने को मिलता है पोटामेजिटोन टाइप के स्टोमेटा। उसके बाद देखते हैं गर्तीय रंध्र या संकन स्टोमेटा। ये गर्ती जो रंध्र होते हैं वो कनेर और जीरोफाइट में देखने को मिलते हैं। गैस एक्सचेंज वही वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए ये हाइपोडर्मल क्षेत्र में ये जो स्टोमेटा होते हैं वो धस जाते हैं, तभी संकन स्टोमेटा कहलाते हैं। उत्तक तंत्र में अपना ये जो एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड इसका पार्ट आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पित्त के बारे में। ये जो कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, जो पित्त होता है, जो एक बीजपत्री तना है उसमें ये विभेदित नहीं होता, यानी कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पित्त अलग अलग रूप से नहीं पाए जाते। किसमें? एक बीजपत्री तने में। अच्छा, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोर्टेक्स के बारे में। कोर्टेक्स तीन प्रकार का होगा, हाइपोडर्मिस या आउटर कोर्टेक्स, मिड कोर्टेक्स या जनरल जो कोर्टेक्स अपन पढ़ते हैं वो मिड कोर्टेक्स रहेगा। एंडोडर्मिस वाला जो रहेगा उसको हम बोल देते हैं इनर कोर्टेक्स। हाइपोकोर्टेक्स यहाँ तक दृढ़ता प्रदान करेगा। मिड कोर्टेक्स रहेगा जल और खाद्य पदार्थ का संचय रहेगा इसमें। और जो एंडोडर्मिस रहेगा वो द्वितीयक वृद्धि के दौरान आंतरिक दबाव कम करने का कार्य करता है। हाइपोडर्मिस सामान्यतः तने में 2-3 परत मोटाई का होता है ये। और मिड कोर्टेक्स मृदुतक का बना रहेगा और बहुस्थिरित होएगा। ठीक है, एंडोडर्मिस होते हैं वो मृदुतक का ही बना होता है और एक कोशी के मोटाई के होते हैं। जड़ में हाइपोडर्मिस देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, जड़ में हाइपोडर्मिस नहीं होती है। और जड़ में जो मिड कोर्टेक्स होता है वो एक बीजपत्री में अधिक विकसित रहेगा, द्विबीजपत्री में कम विकसित रहेगा। वही एंडोडर्मिस की बात करें तो एंडोडर्मिस की जो एंडोडर्मिस जड़ में जो एंडोडर्मिस होती है उस पर सुबेरिन या कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं तने में। तने की जो हाइपोडर्मिस होती है उस मोनोकोट में तो ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है और डाइकोट में कोलेनकाइमा की। हाइपोडर्मिस डाइकोट में कोलेनकाइमा की और मोनोकोट में स्क्लेरेन्काइमा की। तने की बात हो रही है। तना जो होता है कोर्टेक्स भाग मोनोकोट में नहीं होता, डाइकोट में सुविकसित होता है। यह हमने पढ़ा था जड़ में तो अधिक विकसित होता है कोर्टेक्स और तने में जो मोनोकोट होती है उसमें उपस्थित नहीं होता है, डाइकोट में सुविकसित होता है। ये उल्टा है बिल्कुल। जड़ और तने का जो कोर्टेक्स होता है, जड़ तो होता है वो मोनोकोट में अधिक विकसित और जो तना होता है वो उसमें ये डाइकोट में अधिक विकसित होते हैं।
स्टार्च की अधिकता होती है। इनकी जो तने की जो एंडोडर्मिस होती है उसमें स्टार्च की अधिकता होती है, स्टार्च सहित पाई जाती है। पत्ती में ये कॉर्टेक्स पार्ट नहीं देखने को मिलता, लेकिन अपवाद है, पाइनस की निडिल लीफ में कॉर्टेक्स होता है और जो जनरल कॉर्टेक्स होता है वो उसके स्थान पर मीजोफिल टिश्यू पर्ण मध्य तक पाया जाता है और एंडोडर्मिस जो होती है वो पाइनस की निडिल लीफ में भी पाई जाती है। ठीक है, तो मेन अब इसमें चीजें तो तने की होगी, स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा की बनी, मोनोकोट और डाइकोट में की बात कर रहे हैं। और यहीं पर जड़ होती है, जड़ में मिड कॉर्टेक्स मोनोकोट में और जो तना में जो मिड कॉर्टेक्स होता है वो डाइकोट में सुविकसित होता है। सुबेरी ने कैस्पेरिन पट्टी का खोज किसने करी? कैस्पेरी ने। जड़ की एंडोडर्मिस में रहेगी, सुबेरिन होती है वो जल के लिए अपारगम्य होती है। कोर्क कोशिकाओं में, डाइकोट में देखने को मिलती है। मार्ग कोशिका प्रोटोजाइलम के बाहर स्थित, कैस्पेरिन पट्टी का अनुपस्थित और इसलिए जल का क्या होता है? आवागमन होता है। यहाँ पर ये जो मार्ग कोशिका होती है उसमें उसकी बात हो रही है, यहाँ पर प्रोटोजाइलम के बाहर स्थित होती मार्ग कोशिका और कैस्पेरिन पट्टिका नहीं होती यहाँ पर, और ये यहाँ से फिर जल का आवागमन हो जाएगा। कैस्पेरिन पट्टिका जल के लिए अपारगम्य रहती है। उसके बाद पढ़ते हैं पेरिसाइकिल और पिथ। पेरिसाइकिल रंभ की सबसे बाहरी परत होती है, कार्य आंतरिक दबाव कम करना, और जो पिथ होगी वो तने और जड़ की केंद्रीय भाग में सामान्यतः मृदु तक की ही बनी होती है। पिथ भी जल और खाद्य पदार्थों का संचय करने का काम करती है। ये भी अच्छा, जड़ में पेरिसाइकिल की बात करें तो एक कोशिकीय होती है, मृदु तक की बनी होती है। पेरिसाइकिल से जड़ की जो पेरिसाइकिल होती है उसे पार्श्व जड़ या अंतर्जात जड़ कोर्क कैम्बियम का विकास होता है। पार्श्व जड़ या अंतर्जात जड़ का निर्माण किससे होता है? जो पेरिसाइकिल से होता है। और इनमें ये मोनोकोट में सुविकसित होती है, डाइकोट में अनुपस्थित होती है, फिर बोल सकते हैं अल्प विकसित। जो सेम कोर्टेक्स वाली बात है ये पिथ की। तने की बात करें तो पेरिसाइकिल बहुस्तृत होती है, यहाँ पर जड़ में क्या थी? एक स्त्रित, और ये दृढ़ उत्तक और मृदु तक से बनी होती है। तने में मोनोकोट में ये पिथ नहीं पाई जाती, डाइकोट में सुविकसित होती है। पत्ती की बात करें तो पाइनस की निडिल लीफ में होती है पेरिसाइकिल और पिथ अनुपस्थित होती है। पिथ रेज मृदुत की होती है, मज्जा किरणें मेडुलरी रेज बोलते हैं इसको। कार्य क्या होता है? पार्श्व संचरण का होता है, लैटरल कंडक्शन का कार्य होता है पिथ रेज का, मज्जा किरणों का, मेडुलरी रेज का। ये दो प्रकार की, एक शीरीय और बहुशीरीय। एक शीरीय जो रहेगी कोशिका की एक कतार से बनती, बहुशीरीय में बहुस्तृत होती है। रश्मि प्रारंभक कोशिका से बनी होती है एक शीरीय, और जो बहुशीरीय होती है तर्कु रूपी प्रारंभक कोशिकाओं की बनी होती है, फ्यूजीफॉर्म होती है। इसके बाद संवहन उत्तक तंत्र पढ़ते हैं अपन। उत्तक तंत्र का ये लास्ट पार्ट है, दो पार्ट पहले कंप्लीट हो गए, एपिडर्मिस का और भरण उत्तक तंत्र का। अब ये लास्ट पार्ट है संवहन उत्तक तंत्र। वेस्कुलर जो बंडल होता है, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि ये यहाँ पर हम देखेंगे अरीय प्रकार का वेस्कुलर बंडल जिसको रेडियल बोलते हैं, कॉन्जुगेट या संयुक्त प्रकार का वेस्कुलर बंडल, और कंसेंट्रिक यानी संकेंद्री प्रकार का वेस्कुलर बंडल।